हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पर। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन की आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। प्लस आज के सेशन का हर एक क्वेश्चन कैरी करने वाला है 2 मार्क्स। तो चलो आज के सेशन का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Calculate the resistance of an electric bulb which allows a 10 ampere current when connected to a 220 volt power source। इसका मतलब क्या है? इस सवाल में हमसे बोला गया है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक बल्ब का आपको करना क्या है? आपको इसका रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करा, R लिख करके एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया ताकि हमें पता रहे कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें गिवन है हमारे इस क्वेश्चन में। तो बोला गया है कि जब आप इस इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट करते हो किसके साथ? 220 वोल्ट पावर सोर्स के साथ। 220 वोल्ट पावर सोर्स का मतलब क्या है कि आपके पास एक वोल्टेज का सोर्स है, ठीक है। ये जो सोर्स है ये आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। कितने वोल्ट का वोल्टेज या कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है? तो 220 वोल्ट का। तो यहाँ पे मैं V इज इक्वल्स टू कितना लिख सकती हूँ? 220 वोल्ट लिख सकती हूँ, ठीक है। तो सवाल बड़ा ही आसान है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको जब आप 220 वोल्ट के पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो तो उसमें करंट कितना दौड़ता है? करंट दौड़ता है उसमें 10 एम्पियर का। तो यहाँ पे मैं I इज इक्वल्स टू क्या लिख देती हूँ? 10 एम्पियर लिख देती हूँ। तो बहुत ही हमारे लिए ये एक इजी क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि हमको जो है ना रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दिया गया है, हमको करंट दिया गया है। तो अब बताओ, क्या हमने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। क्या हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला नहीं पढ़ा? अरे बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू I इंटू R। V कितना गिवन है यहाँ पे? 220 गिवन है, और I कितना गिवन है यहाँ पे? 10 गिवन है, और रेजिस्टेंस तो हमको पूछा ही गया है निकालने को। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 220। 10 को लेना आप 220 के नीचे, यानी कि LHS में ये कितना हो जाएगा? ये वाला 0, ये वाले 0 से गया, बचा कितना? 22। और ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम्स होती है। तो ये लो जी, हमारा आंसर आ गया कितना? 22 ओम्स, यानी कि 22 ओम्स। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। तो इतनी सी कैलकुलेशन के साथ आप क्या कर सकते हो? 2 मार्क्स जो है ऑब्टेन कर सकते हो। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था, करंट दिया था और वोल्टेज दिया था, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट इन अ सर्किट? राइट द नेम एंड वन फंक्शन ऑफ ईच। बेसिकली यहाँ पे आपको सर्किट में यूज होने वाले 2 सिंबल्स शो करे गए हैं, और आपको बताना है कि ये सिंबल किस चीज़ के होते हैं, जो जिसका यूज़ हम सर्किट में करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में करते हैं, प्लस उसका आपको एक यूज़ भी बताना है, ठीक है। नाम तो बताना ही है और यूज़ भी बताना है। तो सबसे पहला जो सिंबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो किसका है भाई? वो है हमारी बैटरी का, है ना। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा होगा भाई, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आया आपके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल, फिर आया आपके पास एक नेगेटिव टर्मिनल। कैसे हम सपोज बैटरी तो चलो बहुत दूर की बात है, हम बात करते हैं एक सेल की, ठीक है। सेल का सिंबल क्या होता है? सेल का सिंबल होता है ये वाला। भाई हमारे घरों में जो हम डेली बेसिस पे टीवी देखते हैं, तो टीवी का जो रिमोट होता है उसमें क्या डलता है? उसमें हम बोलते हैं कि बैटरी वगैरह डलती है। अगर मैं बात करूं किसकी? एक सेल की, तो सेल में हम बोलते हैं कि जो आपके पास जो नॉर्मल बैटरीज होती हैं, जो सेल होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं सेल की, तो उसके पास होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है उसके पास नेगेटिव टर्मिनल। तो बात जब सिंबल बनाने की आती है कि हम कैसे बताएं कि हमारे पास एक सेल है और उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और उसका एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम कैसे इस चीज़ को बता सकते हैं? एक हम बनाएंगे बड़ी डंडी और एक हम बनाएंगे छोटी डंडी। बड़ी डंडी क्या आप बोल सकते हो कि डिनोट करती है? सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी डंडी है वो क्या डिनोट करती है? हमारे सेल का नेगेटिव टर्मिनल।
ठीक है, सेल का क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का भी हम बोलते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम कैसे बताएंगे सिंबल के थ्रू, तो एक बड़ी डंडी बनाएंगे, एक छोटी डंडी बनाएंगे। बड़ी डंडी क्या बताती है, पॉजिटिव टर्मिनल के बारे में, और जो स्मॉल डंडी है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है, अब ये तो क्या हुआ, ये एक सेल हुआ। अब इसको मुझे क्या करना है, बैटरी बनाना है। तो मैं बैटरी इसको कैसे बना सकती हूँ, मैं इसके साथ कई सारे सेल्स जो है ना आगे कनेक्ट कर दूंगी। तो जैसे एक मेरे पास ये सेल रहा, अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे सेल के साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे एक आपके पास सेल आया, उसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसके बाद में आया उसका एक छोटा नेगेटिव टर्मिनल। फिर इसके बाद में आपने क्या किया है, इसको कनेक्ट किया है, इसको मैं नेगेटिव को हटा ही देती हूँ ना, तो और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और उसका नेगेटिव टर्मिनल। इसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ किसके साथ, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और उसके सामने आ गया उसका एक छोटा नेगेटिव टर्मिनल। इसको भी मैं कनेक्ट कर देती हूँ दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और उसके सामने आ गया क्या, उसका एक नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ आपने देखा कि इनिशियली मेरे पास कितने सेल था, एक ही सेल था मेरे पास, है ना, ये वाला। फिर इस सेल को मैंने दूसरे, तीसरे और चौथे सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो ग्रुप बना है ना सेल्स का, इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया बैटरी। ठीक है, तो अब तो नहीं भूलोगे कि बैटरी का सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी हम क्यों बनाते हैं सेल में, उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो सिंबल तो हमने पहचान लिया, अब उसका एक फंक्शन भी हम देख लेते हैं, उसका एक यूज भी देख लेते हैं। It represents a battery which maintains a potential difference across the circuit element for the flow of current in the circuit। अब ये बताओ, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करवाना है, करंट फ्लो करवाना है, तो आपको एक वोल्टेज का सोर्स चाहिए रहेगा, एक ऐसा सोर्स जो कि क्या करे। सपोज आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो ये लो, मैंने आपको इलेक्ट्रिक बल्ब का भी सिंबल बता दिया। हम बैटरी और जो दूसरा है उसका सिंबल तो हम पढ़ ही रहे हैं, मैंने आपको इस क्वेश्चन में बल्ब का भी सिंबल बता दिया। बल्ब का यही सिंबल होता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, तो सपोज आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसमें आप करंट फ्लो करवाना चाह रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको एक वोल्टेज के सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वोल्टेज का सोर्स मतलब कौन, वही हमारी बैटरी। तो ये बैटरी करती क्या है, बैटरी बेसिकली हम बोलते हैं कि इस बल्ब के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देती है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेट नहीं होगा तब तक आप ये बोल सकते हो कि आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये रहा क्या, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया उसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये बैटरी करने क्या वाली है, बेसिकली ये बैटरी जो है ना इस बल्ब के अक्रॉस एक आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देगी। सपोज इस एंड पर जो है ना 20 वोल्ट का पोटेंशियल जो है सेट कर दिया, और इस एंड के अक्रॉस 0 वोल्ट का पोटेंशियल सेट कर दिया। तो दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 20 - 0 = 20 वोल्ट का। तो बेसिकली हमारे बैटरी ने करा क्या है, बल्ब के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर दिया है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे इस इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि बैटरी क्या करती है, मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सपोज आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है। हम सबको पता है कि कंडक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कैसे कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मूव करता है, और जब चार्जेस मूव करते हैं तो हम बोलते हैं कि करंट फ्लो होता है। अब कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। उनको जाकर के जो ना धक्का मार के आना पड़ता है कि अरे चलो ना, तुम्हारा तुम तो फ्री हो, तुम तो मूव कर सकते हो। जब तक तुम मूव नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो नहीं होगा। तो ये जाकर के पुश कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के, जाके धक्का कौन मार के आता है, इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के, यही बैटरी। कैसे मार के आती है बैटरी धक्का, बेसिकली कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देती है। जैसे कि अगर यहाँ पे बल्ब ना होकर के कोई मैं एक सिंपल वायर ले लूं, ठीक है, एक सिंपल वायर ले लेती हूं मैं कॉपर का, और इस कॉपर वायर के अक्रॉस मैंने क्या किया है, एक बैटरी लगा दी है, तो होगा क्या, कॉपर वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन पड़े हुए हैं।
आलस के कारण चल ही नहीं रहे अपनी जगह पे, तो क्या होगा, बैटरी जाकर के उनको पुश करेगी। कैसे पुश करेगी, यहाँ पे हम बोलते हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस लेकर के आ जाएगी हमारी बैटरी। यहाँ पे हम बोलते हैं कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल सेट कर दिया, यहाँ पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल सेट कर दिया। अब जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना कंडक्टर के अंदर, वो जैसे ही देखेंगे कि अरे यार इस तरफ तो जो है ना पॉजिटिव चार्जेस आए हैं बहुत सारे, हमारे ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पता चलेगा कि बैटरी के एक साइड में, बैटरी के एक साइड में नहीं, कंडक्टर के एक साइड में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आए हैं, तुरंत जो है ना भागते भागते कहाँ जाएंगे, आप बोल सकते हो कि कंडक्टर के इस वाले एंड की तरफ भागेंगे। इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं मतलब क्या, उनके ऊपर जो चार्ज है वो भाग रहा है, और चार्ज भाग रहा है मतलब क्या, करंट दौड़ रहा है। तो ये धक्का जाकर के कौन मारता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, कंडक्टर के बैटरी। इसीलिए हम कहते हैं कि बैटरी जो है ना सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को सेट करने के लिए यूज करी जाती है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सर्किट में। समझ में आई बात। फिर इसके बाद में सेकंड सिंबल जो है हमारे पास वो किस चीज का है भाई, यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे ए लिख करके उसके ऊपर एक गोला बना दिया और उसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या है, ये है हमारा प्यारा एमीटर। एमीटर का मैंने बेसिकली, एमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करता है, करंट को मेजर करता है। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल इसकी पिक्चर कैसी होती है, एमीटर कैसा दिखता है, वो भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो एमीटर है जो कि क्या करेगा, सर्किट में फ्लोइंग करंट को मेजर करेगा। सॉर्टेड। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म वोल्ट। अब वोल्ट क्या होता है, देखो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला, जिसमें हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास एक वोल्टेज का सोर्स है, कितने वोल्ट का या कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा था ये सोर्स, तो 220 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई कर रहा था। ये एग्जैक्टली वोल्ट होता क्या है, तो वोल्ट हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की जो एसआई यूनिट है, जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको आप वोल्टेज भी बोल सकते हो, इसकी जो एसआई यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि वोल्टेज क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या चलो छोड़ो वोल्ट की बात हो रही है ना, तो 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे। कई बार जो है ना एग्जाम में ये सवाल आ जाता है, 1 मार्क के लिए भी आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई 1 वोल्ट क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, 1 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज सेट टू बी 1 वोल्ट। 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट कब कहलाएगा, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल काम हुआ है। कब हुआ है, टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ए से बी या एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 कूलम चार्ज को जो 1 जूल वर्क हुआ है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मैंने आपको बताया था, एक आपको एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था कि सपोज आपके पास क्या है, एक चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है आपके पास, और उसको आपने फेंक दिया इन्फिनिटी पे। अब इसके बाद में आप क्या सोचते हो कि इस चार्ज को हम वापस लेकर के आए कहां तक, पॉइंट ए तक। अब आप गए इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी से इस पॉजिटिव चार्ज को, इस यूनिट चार्ज को आप कहां तक लेकर के आए, पॉइंट ए तक लेकर के आए। तो भाई चार्ज तो आपने इन्फिनिटी पे फेंका था, आप कहां तक लेकर आ रहे हो उसको, पॉइंट ए तक लेकर के आ रहे हो। तो थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ी होगी ना उस यूनिट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये जो मेहनत करी गई है, ये जो काम किया गया है एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट ए तक लाने में, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कहते हैं। समझे। फिर इसके बाद में सपोज आपने क्या किया, आपका छोटा भाई था जो आप इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज लेकर के आए थे पॉइंट ए तक, उसने उठा करके दोबारा उसे इन्फिनिटी पे भेज दिया। अब आप दोबारा गए इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी से आप चार्ज को लेकर के वापस आए, लेकिन रास्ते में आप थक गए। आप कहां तक पहुंचे, आप पहुंचे पॉइंट बी तक, ए तक नहीं आ पाए, आप सिर्फ पहुंचे कहां, पॉइंट बी तक। तो हुआ क्या, इस बार आप चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के तो आए हो यूनिट चार्ज को कहां तक, पॉइंट बी तक, लेकिन ये जो आपने मेहनत करी है ना एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट बी।
क्योंकि आप पहुंचे कहाँ हो, आप पॉइंट बी पे पहुंचे हो, आप ए पे नहीं पहुंचे हो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होता है कि ये वो वर्क डन होता है जो कि एक लगा है, जो कि मेहनत करी गई है एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी हो गया। अब इसके बाद में एग्जैक्टली आपको चार्ज को लेके आना कहाँ था, आपको लेके आना था उसको पॉइंट ए तक। तो दो पॉइंट्स के आप बोल सकते हो कि दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है, उन दोनों के पोटेंशियल का बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या कि जब आप एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के आते हो तो उसमें जो मेहनत लगेगी, जो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। इन्फिनिटी से जब आप चार्ज को लेकर के आ रहे थे पॉइंट ए तक तो वो हो जाता पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इन्फिनिटी से जब आप चार्ज को लेकर के आ रहे थे यूनिट चार्ज को पॉइंट बी तक तो वो क्या हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। लेकिन जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेकर के आओगे और उसमें जो मेहनत लगेगी वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। आई आपको बात समझ में? दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक यूनिट चार्ज को एक से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो मेहनत लगी है ना, उस मेहनत को हम क्या कहते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। याद रखना है इसको, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज सेड टू बी दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी जब 1 जूल वर्क परफॉर्म किया गया हो इन मूविंग इन, या आप बोल सकते हो कि इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल हो क्या जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मेहनत के बारे में बात करी जा रही है ना, तो मेहनत अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन आप बोल सकते हो कि वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। चार्ज की कितनी होती है, कूलम होती है। तो जूल कूलम इनवर्स को ही, जूल कूलम इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। Why does the connecting rod of an electric heater not glow while the heating element does? यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है और आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक हीटर का जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो ग्लो नहीं करती है, लेकिन जो उसका हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है। ये नॉर्मल वाला हीटर है जिससे आप ठंडी के मौसम में, विंटर सीजन में क्या करते हो, पानी को गर्म करते हो। पानी भरते हो एक बकेट में और ये वाली रॉड जो है ना डाल देते हो। ठीक है, तो पानी जो है इस रॉड से गर्म हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि इसका जो बेसिकली, आपको कनेक्टिंग रॉड के बारे में अगर नहीं पता हो तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ना ब्लैक कलर की कॉर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग कॉर्ड कहते हैं। ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग कॉर्ड। और ये जो आपको बहुत ही सुंदर सा स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं क्या, हीटिंग एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको, हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक हीटर का जो कनेक्टिंग कॉर्ड है वो गर्म नहीं होती है, या सपोज वो हम बोलते हैं कि ग्लो नहीं करता है, लेकिन ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये ग्लो क्यों करने लगता है। एक्चुअली जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर का आप बोल सकते हो कि जो कनेक्टिंग कॉर्ड है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, आप बोल सकते हो कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है। यानी कि और आसान शब्दों में अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर की जो कनेक्टिंग कॉर्ड है, ठीक है, वो एक ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। क्या हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है भाई, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी। हम सबको पता है कि जब भी किसी आप बोल सकते हो कि सब्सटेंस से, मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि थोड़े बहुत अमाउंट की क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट और जो बल्ब लगे रहते हैं, जैसे ही क्या हो वो मतलब थोड़ी देर के लिए आपने उनको जला करके छोड़ दिया है तो वो गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म हो जाते हैं, जाकर के छू के देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ हो जाते हैं गर्म।
क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना तो थोड़ी बहुत हीट तो डेफिनेटली प्रोड्यूस होती है। अब कई डिवाइसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको इस हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे ये जो हीट लॉस हो रहा है ना करंट के फ्लो से, इसकी हमें ज़रूरत होती नहीं है। अब आप खुद ही सोचो ना, अगर हमारे घर की जो ट्यूबलाइट है वो जलते जलते गर्म हो रही है, तो वो जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, वो जो गर्म हो रही है, उसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? ऐसा थोड़ी ना है कि हम जाकर के ट्यूबलाइट पे जो है ना ऑमलेट बना करके आ जाएंगे कि अरे बढ़िया गर्म हो रही है तो जाकर के हमने जो है ना ऑमलेट ही बना दिया। ऐसा नहीं होता है ना। तो बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे लिए यूजलेस रहती है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। लेकिन हाँ, सर्टेन डिवाइसेस आर ऑल्सो देयर जिनमें इंटेंशनली हम क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस कराते हैं। आप खुद ही सोचो ना, ये जो आपके सामने इलेक्ट्रिक हीटर है, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली पानी को गर्म करने के लिए। पानी गर्म कैसे होता है? पानी गर्म तभी होता है जब इसका जो हीटिंग एलिमेंट है जब वो गर्म होगा, तो ये हीटिंग एलिमेंट क्या करता है, अपनी हीट से पानी को गर्म कर देता है। तो देयर आर सर्टेन डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जहाँ पे हमें इस हीट की इंटेंशनली रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि हमारी जो इलेक्ट्रिक आयन होती है जिसको हम इस्त्री भी बोलते हैं, तो हम अपने कपड़ों पे आयन कैसे कर पाते हैं? वही इलेक्ट्रिक आयन की हेल्प से। उसमें जो करंट है ना, उसको डेफिनेटली जो करंट पास होता है उसमें इलेक्ट्रिक आयन में, तो उससे जो ना काफ़ी अमाउंट की हीट एनर्जी लिबरेट होती है, और इसी हीट एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं और अपने कपड़ों पे क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, आयन करते हैं उनको, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर का जो कनेक्टिंग कॉर्ड है, ठीक है, ये जो कनेक्टिंग कॉर्ड है ये एक ऐसे मटेरियल की बनी होती है या एक ऐसे सब्सटेंस की बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही स्मूथली फ्लो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बहुत ही स्मूथली फ्लो होगा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से वहाँ फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे हीट लॉस जो है कैसा होगा, काफ़ी कम होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखा है कि जो हीटिंग है, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर की जो कनेक्टिंग कॉर्ड है वो किसकी बनी हुई है, एक ऐसे सब्सटेंस की बनी हुई है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी कम होता है, उसमें करंट काफ़ी अच्छे से फ्लो कर सकता है। इसका मतलब क्या कि उसमें हीट भी कैसी होगी, उसमें हीट भी हम बोलते हैं कि कम प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। इस कनेक्टिंग कॉर्ड का, वो जिस भी सब्सटेंस का बना हुआ है, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, उसका रेजिस्टेंस कम है, उसमें करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, जिसके कारण उसमें हीट जो है ना कम प्रोड्यूस होती है। और अगर हीट कम प्रोड्यूस होगी तो वो ग्लो क्यों करेगा? लेकिन अगर हम बात करें किसकी, हीटिंग एलिमेंट की, हीटिंग एलिमेंट ग्लो क्यों करता है? क्योंकि ये एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो करंट इतने आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, और अगर करंट आसानी से फ्लो नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या कि हीट का बहुत लॉस होने वाला है वहां पे, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या होगी, हीट निकलने वाली है। इसीलिए जो हीटिंग एलिमेंट है वो क्या करता है, ग्लो करने लगता है। तो देखो इधर पे, द कनेक्टिंग कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो बिकॉज उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम रहता है एज कंपेयर टू द हीटिंग एलिमेंट। हेंस मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द हीटिंग एलिमेंट एज कंपेयर टू द कनेक्टिंग कॉर्ड एंड इट ग्लोज। इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है हीटिंग एलिमेंट में, जिसके कारण ये गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और हम बोलते हैं कि ग्लो करने लगेगा। इसका तो बेचारे का रेजिस्टेंस ही कम है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट आसानी से फ्लो करेगा, तो हीट आखिर क्यों जो है ना ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? जब हीट ही ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही है, गर्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर ग्लो कैसे करेगा भाई, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, n रेजिस्टेंस। अच्छा, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है आपके पास, और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, r है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन? यानी कि आपके पास टोटल n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स थे और हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना था, r था। सबसे पहले इनको कनेक्ट किया गया सीरीज में, इसके बाद में इनको कनेक्ट किया गया पैरेलली। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, इफेक्टिव टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं ना, सीरीज में कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। अब हमें तो पता ही नहीं ना रेजिस्टर्स कितने हैं, बस इतना पता है कि n नंबर है। तो आप कनेक्ट करते जाओ, यहाँ पे कितना भी आप कर सकते हो, ठीक है।
तो जब हम सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर इफेक्टिव हम या आर इफेक्टिव बोलो या आर इक्विवेलेंट बोलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, यानी कि जितने भी आपके पास रेजिस्टर्स हैं सभी रेजिस्टर्स के इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को हम क्या करते हैं, उठा करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं और सभी रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो और सभी का रेजिस्टेंस कैसा हो, एक जैसा हो, तो आप क्या करोगे, R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव कैसे निकालोगे, n इंटू R के फॉर्मूला से। n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, R क्या है, हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं, n ही है, आपके पास हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो जब आप अपने सभी रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो R इफेक्टिव कितना आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R इफेक्टिव कितना आया है, n इंटू R आया है। ठीक है, अब उठा करके हमारे पास जितने भी रेजिस्टर्स थे, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, उन सभी को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम R इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमको नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन आप R इफेक्टिव कैसे निकाल सकते हो, कैपिटल R अपॉन n। कैपिटल R क्या है, कैपिटल R हम बोलते हैं कि रेजिस्टर है इंडिविजुअल, सॉरी रेजिस्टेंस है इंडिविजुअल रेजिस्टर का, और n क्या है, n हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो R इफेक्टिव फॉर, आप लिख सकते हो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, R अपॉन n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों ही फॉर्मूलेज आप कब यूज करते हो, जब आपके पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हो, बहुत सारे रेजिस्टर्स हो और सभी रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हो, सेम हो। भाई अगर यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि R इफेक्टिव इज इक्वल टू n इंटू आर फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड R इफेक्टिव इज इक्वल टू R अपॉन n फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये आया कहाँ से है, तो मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आपके पास जो है ना बहुत सारे रेजिस्टर्स हो और सभी रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हो, बराबर बराबर हो। अगर एक का एक है तो बाकियों का भी एक एक हो, अगर एक का 2 ओम्स है तो बाकी का भी कितना हो, 2 ओम्स हो। तब आप क्या करोगे, तब आप जो है ना अगर उन सभी सेम रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन किया गया है तो उनका आप R इफेक्टिव ऐसे निकालोगे। अगर उन सभी सेम रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया गया है तो आप उनका R इफेक्टिव ऐसे निकालोगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के ही क्या आ चुके हैं, आप बोल सकते हो कि R इफेक्टिव आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन का R इफेक्टिव रखेंगे और डिनोमिनेटर में हम किसको रखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के R इफेक्टिव को रखेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का R इफेक्टिव कितना निकल करके आया है, n इंटू आर निकल के आया है। कितना निकल करके आया है, n इंटू आर। ठीक है, फिर इसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इफेक्टिव कितना निकल करके आया है, कैपिटल R अपॉन n, कैपिटल R अपॉन n। अब होगा क्या, ये वाला n जो है चला जाएगा ऊपर, ये वाला R ये वाले R से चला जाएगा, बचा कितना, n स्क्वायर। सवाल ये है, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम ये n स्क्वायर कहाँ से आ गया, मतलब चलो ये तो समझ में आया कि r और r कैसे कैंसिल आउट हुआ, ये n ऊपर क्यों चला गया और कैसे n स्क्वायर बन गया, ये हमें समझ में नहीं आया। तो चलो इसको मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज आपके पास जो है ना 2 वैल्यू है, आपके पास a है और आपके पास कितना है, b है। a की वैल्यू है आपके पास 1/2 और b की वैल्यू है आपके पास कितनी, सपोज 1/4। ठीक है, a की वैल्यू है 1/2 और b की वैल्यू है आपके पास 1/4। अब आपको करना क्या है, आपको a और b का रेशियो निकालना है। आपको बेसिकली a डिवाइडेड बाय b करना है। तो आप क्या करोगे, पहले a की जगह पे रख दोगे कितना, 1/2। क्या करोगे, a की जगह पे रख दोगे 1/2। ठीक है, फिर इस 1/2 को पूरा का पूरा आप डिवाइड करोगे, पूरा का पूरा आप डिवाइड करोगे किसके साथ, b के साथ, क्योंकि भाई आपको a और b के बीच का रेशियो निकालना है। तो रेशियो में आप a को रख रहे हो कहाँ, न्यूमरेटर में, और b को रख रहे हो आप कहाँ, डिनोमिनेटर में। तो a को आपने कैसा रखा है, 1/2 रखा है।
ये कहाँ आया, न्यूमरेटर में आया। अब डिनोमिनेटर में कौन आएगा, b आएगा। b हमारे पास कितना है 1/4, b की जगह हम डाल देंगे वैल्यू कितनी 1/4 की। तो a की जगह डाली हमने 1/2, b की जगह डाली हमने कितनी 1/4। अब सवाल ये है कि आखिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे, है ना। a की जगह हमने डाल दिया 1/2, b की जगह डाल दिया हमने 1/4। कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा आसान है। 1/2 को आप ऐसे ही लिखे रहने देना और ये जो 1/4 है ना, इसको आप ऊपर लेकर के चले जाना। क्या करना, इस 1/4 को ऊपर लेकर के चले जाना। और कैसे लेकर के जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। a और b, a की वैल्यू लिख दी 1/2, b की लिख दी 1/4। अब क्या करोगे, इस 1/4 को ऊपर लेकर के जाना और इस 2 से जो है, सॉरी 1/2 से जो है ना मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन कैसे करोगे, 1/4 को जब आप ऊपर लेकर के जाओगे ना, तो ये जो है ना उल्टा हो जाएगा। अभी 1/4 है ना, तो पलट के क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/1, कितना हो जाएगा 4/1, ठीक है। तो ये जो 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ, बचेगा कितना 2/1। तो ये क्या आ गया, अपना a और b का रेशियो आ गया। a की जगह हमने लिखा 1/2, b की जगह लिखा हमने 1/4। कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को हम लेकर के आ जाएंगे ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन कैसे करेंगे, नीचे से ऊपर लेके तो जाएंगे लेकिन पलटा कर लेकर के जाएंगे। 1/4 है तो पलट के कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अब अगर आपको ये समझ में आया है तो अब आपके लिए ये वाला जो रेशियो हमने निकाला है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये निकालना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। जल्दी से मुझे बताओ कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो आर इफेक्टिव है वो हमारे पास कितना आया है, आर इफेक्टिव है n इंटू आर, ठीक है। अब ये तो क्या हुआ, ये हम बोल रहे हैं कि है न्यूमरेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब समझ लो वहां पे क्या है, 1 है। तो इस n इंटू आर की डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। तो अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का जो आर इफेक्टिव है उसको हम केवल nr नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे nr डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। फिर इसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इफेक्टिव कितना है, r/n है। तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस हम क्या करेंगे, फिर से rs/rp कर लेंगे। सीरीज का कितना है, सीरीज का है nr/1। पैरेलल का कितना है, पैरेलल का है r/n। क्या करेंगे, इस नीचे वाले को लेकर चले जाएंगे न्यूमरेटर में। कैसे लेकर के जाएंगे, पलटा कर लेकर जाएंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना nr/1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, n चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा क्या, r। तो ये वाला r ये वाले r से गया, ये हुआ कितना, ये होगा n²। तो कुछ इस हिसाब से क्या आएगा, अपना n² आएगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि हम कैसे आप बोल सकते हो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो हम निकाल सकते हैं, उनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ 3 वोल्ट बैटरी, 5 ohms रेजिस्टेंस, 3 ohms एंड 1 ohm रजिस्टर, ठीक है, an ammeter एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, एक है 5 ohms का, एक है 3 ohms का और एक है 1 ohms का। और एक आपके पास बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट का है, एक प्लग की है और आपके पास क्या है, एक एमीटर भी है। सभी को आपको कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आपने 5 ohms का रजिस्टर लगा दिया, फिर 3 का लगा दिया, फिर 1 का लगा दिया। बताया गया ना क्वेश्चन में हमको कि सबको कैसे करना है, कनेक्ट सीरीज में करना है। तो सारे रजिस्टर्स को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद में आपने क्या किया, ये जो 5 ohms वाला रजिस्टर है ना, इसके सबसे पहले सीरीज में आपने क्या लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया। क्यों, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि आपके पास क्या है, एक एमीटर भी है, तो आपको एमीटर का यूज करना पड़ेगा। आपने क्या किया, यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया। फिर इसके बाद में इस एमीटर को आप फर्दर कनेक्ट कर रहे हो किसके साथ, भाई बैटरी भी तो है ना। इस सर्किट में आप करंट तभी फ्लो करवा सकते हो जब आप क्या लगाओगे, एक पोटेंशियल का सोर्स लगाओगे, एक वोल्टेज का सोर्स लगाओगे। कौन है पोटेंशियल का सोर्स, एक बैटरी है। तो बैटरी हमने लगा दी, ठीक है ना। सबसे पहले हमने एक प्लग की लगाया, प्लग की को हमने आगे कनेक्ट किया किसके साथ, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं प्लग की। तो ये प्लग की हम बोलते हैं कि
सिंबल होता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में। आज के सेशन में देखा जाए तो हम बहुत सारे सिंबल्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने बैटरी का पढ़ा था, फिर हमने एमीटर का पढ़ा, ठीक है। रजिस्टर का आपको सिंबल तो सभी को पता होगा, एमीटर का मैंने आपको बता दिया है, बैटरी का बता दिया है, बल्ब का भी मैंने आपको बताया था। ये किसका होता है? प्लग की का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके पास जो है ना आपने बैटरी लगा दी है, और इस बैटरी में देखा जाए तो अभी मैंने कितने सेल लगाए हैं, इसमें मैंने शायद कुल मिलाकर के ये लग गया 1, ये लग गया 2, ये हो गया अपना कितना 3, और ये हो गया 4। तो 4 सेल की हमने एक बैटरी लगा दी है, और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है हमारे पास? 3 वोल्ट का है, ठीक है। तो सबको कुल मिलाकर के हमने क्या करा है? सीरीज में लगा दिया है। और तो और हमने क्या किया है, हमने जो है ना इस अपने सर्किट में करंट का डायरेक्शन भी बता दिया है। अगर आप करंट का डायरेक्शन देखोगे, ठीक है, ये जो आपको 3 एरो दिखाई दे रहे हैं, ये 3 एरो क्या बता रहे हैं? करंट के फ्लो का डायरेक्शन, कि आपके सर्किट में एग्जैक्टली करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्या है ना कि आपको इस बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है डायग्राम बनाने के लिए। अब जितना आप अपने डायग्राम को इंफॉर्मेटिव बनाओगे ना, उतना आपके एग्जामिनर को समझ में आएगा कि बच्चे का जो कंसेप्ट है ना टॉपिक के बारे में, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप खुद ही सोचो ना, डायग्राम बनाने को बोला गया है। अगर बात थ्योरी की होती है, लिखना रहता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोई चीज़ ड्रॉ करने के लिए बोली जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप बिना थ्योरी लिखे डायग्राम से जो है ना इन्फॉर्मेशन अपने एग्जामिनर तक नहीं पहुंचा सकते हो। बिल्कुल पहुंचा सकते हो, जितना हो सके डायग्राम को जो है ना इन्फॉर्मेटिव बनाओ। हमने क्या किया? सभी चीज़ों को सीरीज में कनेक्ट करके रख दिया। चाहो तो आप क्या कर सकते थे कि ये जो आपके पास एरो है ना, ये आप ना बनाते, ठीक है। आपने क्या किया? ये एरो नहीं बनाया, और सभी के सभी चीज़ों को आपने सीरीज में कनेक्ट करा। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही आप एरो बनाओगे ना, तो आपके एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पता है कि किसी भी सर्किट में जो करंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाता है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। तो अगर आप अपने डायग्राम में ये एरो बना दोगे, तो आप अपने डायग्राम से एक एडिशनल चीज़ अपने एग्जामिनर को पहुंचा सकोगे उस तक, कि हमको पता है कि करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, एमीटर में जाएगा, तीनों के तीनों रेजिस्टर्स में जाएगा, और अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि टर्मिनेट कहाँ होता है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर, ठीक है। तो चाहो तो एरो भी आप बना देना। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? A copper wire has a diameter of 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। 0.5 मिलीमीटर का क्या है? एक डायमीटर है एक कॉपर वायर का, ठीक है। और रेजिस्टिविटी उसकी कितनी है? 1.6 × 10⁻³ ओम मीटर की है। What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohms, ठीक है। यानी कि बोला जा रहा है कि इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम्स हो जाए, तो उसके लिए हमें वायर की लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी? हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायामीटर इज डबल। यानी कि इस सवाल में हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो हमको बताया गया है कि आपके पास एक कॉपर वायर है जिसका डायामीटर कितना है? 0.5 मिलीमीटर का है। उसकी रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम्स के आप बोल सकते हो कि रो के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और उसका सिंबल क्या होता है? उसका सिंबल होता है रो। तो रो यहाँ पे कितना गिवन है? रो यहाँ पे गिवन है 1.6 × 10⁻³ ओम्स मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ? लेंथ के बारे में यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना बन जाए? 10 ओम्स बन जाए। डायमीटर कितना दिया गया है? डायमीटर दिया गया है 0.5 मिलीमीटर। कितना दिया गया है भाई? 0.5 मिलीमीटर। तो कुछ भी करने से पहले सबसे पहले तो ये जो मिलीमीटर है ना, इसको यहाँ से हटाओ। हमको सारी वैल्यूज किस में चाहिए हैं? मीटर्स में चाहिए है, ठीक है। तो 0.5 मिलीमीटर को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? मीटर्स में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि 1000 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर हम बोलते हैं कि 1000 मीटर के बराबर होता है ना। कुछ उसी समान एक और कन्वर्जन है यहाँ पे कि जो 1000 मिलीमीटर है वो किसके, या आप बोल सकते हो कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो अगर आपके पास क्या है? अगर आपके पास 0.5 मिलीमीटर है, तो इसको आप मीटर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ? 1000 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा भाई? अगर डिनोमिनेटर में 0 आते हैं
और अगर इनको हम कहाँ लेकर के जाएं, न्यूमरेटर में लेकर के जाएं, तो नेगेटिव साइन आ जाता है कि नहीं आ जाता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स हो जाएगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। आपके पास 0.5 मिलीमीटर है, इसको आप कन्वर्ट करोगे किस में, मीटर्स में। तो कैसे करोगे, डिवाइड कर देना उसको 1000 के साथ। इन तीनों के तीनों जीरोस को आप ऊपर लेकर के आओगे तो इनका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स क्या आ गया, डायामीटर आ गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। तो अब हमारे पास रो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमारे पास डायामीटर है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वायर की लेंथ कितनी हो जाए। तो इसके लिए तो बड़ा ही आसान सा ये सवाल है, चुपचाप जो है ना उठा करके ये वाला फॉर्मूला लगा देना कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, बस उठा करके लगा देना यही वाला फॉर्मूला, सारी वैल्यूज रख दो। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 10 ओम्स का, रेजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, इनटू L तो हमको पता नहीं है, तो L की जगह पे हम L रख देते हैं। इसके बाद में A, अब एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है πr²। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ना रेडियस नहीं दिया है, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, डायामीटर दिया गया है। अब हम सबको पता है कि रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायामीटर का आधा। ठीक है, तो हम रेडियस की जगह पे क्या रख देंगे, रेडियस की जगह पे हम रख देंगे डायामीटर और उसका आधा, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो ये कितना हो जाएगा πr²। तो r की जगह पे हमने क्या रख दिया है, d/2 यानी कि डायमीटर का हाफ रख दिया है। अब इस पूरे को स्क्वायर करना मत भूलना, वरना पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे, अच्छा πr² है ना, r तो दिया नहीं है, क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे पाई इंटू d/2 स्क्वायर कर देंगे। वो केवल d के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, होल स्क्वायर लगाना भूल जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए d/2 होल स्क्वायर करना। ठीक है, जब आप d/2 होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πd²/4। ठीक है, πd²/4। 4 कहाँ जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यानी कि कहाँ, इस न्यूमरेटर के पास। तो ये कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू L है ना, क्योंकि लेंथ तो हमें दी नहीं गई है। पाई कितना हो जाएगा 3.14 हो जाएगा इंटू जो हमारे पास डायामीटर है, डायामीटर कितना आया है हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻³ आया ना, तो हम रख देंगे उसको d की जगह, कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ होल ट्वाइस करना मत भूलना। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में 10 तो हमारे साथ चल ही रहा है। अब क्या होगा, अब इसको और सिंपल बनाने के लिए क्या करना, इस पूरे के पूरे टर्म को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, और ये वाला जो टर्म होगा ये कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तब जाकर के आपकी लेंथ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। देखने में कायदे से वाला जो सवाल है ये 2 मार्क्स का आना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे CBSE चाहेगा वैसे ही हम करेंगे, है ना। तो क्योंकि इस सवाल में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल इजी है, लेकिन हाँ थोड़ी सी बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन है, क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी, अगर छोटी छोटी होती तो सवाल इजी हो जाता। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, L की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे। कितनी आएगी आपकी L की वैल्यू, मैं आपको बता देती हूँ 121.14 मीटर्स आएगी। ठीक है, कैसे आएगी, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तब आएगी। ठीक है, पूरा मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। तो मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है, एक एक कन्वर्जन मैंने आपको समझा दिया है कि भाई आपके पास जो है रेजिस्टिविटी गिवन है, आपको लेंथ निकालनी है, रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, डायामीटर आपको दिया गया था किसमें 0.5 मिलीमीटर्स में, उसको मैंने आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना सिखा दिया, कितना आया 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स आया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि भाई अब आपको वैल्यूज रख देनी है, रेजिस्टेंस की जगह पे 10, रेजिस्टिविटी की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻³ L को तो आपको निकालना ही है। एरिया की जगह आप क्या रखोगे πr², r दिया नहीं तो आप क्या रखोगे d/2 रखोगे, तो d/2 को आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। सारी वैल्यूज रख के बता दी हैं, अब जो है आप क्या करोगे, लेंथ को कैलकुलेट कर लोगे। आंसर देख लो कितना आएगा 121.14 मीटर्स। ठीक है, तो इस आंसर को आपको नहीं भूलना है।
अभी के अभी कॉपी पेन निकालो, आई होप आप लेकर के ही बैठे होंगे, और जो बच्चे नहीं लेकर के बैठे हैं निकाल लो और जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, कैलकुलेशन निकालो, आपका जो आंसर है वो 121.14 मीटर्स आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं हूं ना, मैं बता दूंगी। चलो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा इसके साथ कि लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 121.14 मीटर्स। अब इस सवाल का दूसरा पार्ट क्या है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायामीटर इज डबल्ड। अब अगर हमने डायामीटर को ही उठा करके डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलो एक काम करते हैं, इनिशियली हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, रेजिस्टेंस हमारा था रो एल अपॉन ए, ठीक है। ए की जगह पे हमने क्या रखा था, ए की जगह पे हमने रखा था पाई आर स्क्वायर, आर भी हमको गिवन नहीं था, हमारे पास क्या था, डी था, तो यहाँ पे हमने क्या रखा था, रो एल अपॉन पाई डी बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना, ये रखा था हमने। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 को हमने भेज दिया था ऊपर, तो ये कितना हो गया था, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब बोला जा रहा है कि हमने डायामीटर को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। ये तो था अपना पुराना वाला रेजिस्टेंस, पुराना वाला रेजिस्टेंस कितना आया है, देख लो इधर पे, पुराना वाला रेजिस्टेंस आया है अपना, सब कुछ सॉल्व करने के बाद 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। ये क्या है, पुराना वाला रेजिस्टेंस कितना आया, 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। अब हम नया वाला रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, नए वाले रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर डैश मतलब क्या, नया वाला रेजिस्टेंस। कब नया वाला रेजिस्टेंस, जब हम डायमीटर को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल्स टू रो इनटू में एल डिवाइडेड बाय ए, है ना। फिर इसके बाद में रो एल अपॉन ए की जगह क्या रख देंगे, पाई आर स्क्वायर। स्टेप्स तो वही रहेंगे ना, स्टेप्स ना चेंज होंगे। फिर इसके बाद में रो एल अपॉन आर तो दिया नहीं गया है, क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, लेकिन डायमीटर को भी हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर को हम डबल कर रहे हैं। तो पहले आपने क्या किया था, पहले आपने आर की जगह पे लिख दिया था डी बाई 2। अब आप केवल डी बाई 2 नहीं लिखोगे, अब आप क्या लिखोगे, 2d बाई 2। समझ रहे हो आप इस चीज को, भाई आपने क्या किया है, पहले आर की जगह पे डायमीटर रखा था, रेडियस क्या होता है, रेडियस हम बोलते हैं कि डायमीटर का हाफ होता है, लेकिन अब हम क्या रखेंगे, अब हम केवल d बाई 2 नहीं रखेंगे, अब हम 2d बाई 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे 2d बाई 2, वो इसलिए क्योंकि हमने क्या किया है, अब डायमीटर को डबल कर दिया है। पहले डायमीटर d था, अब कितना हो गया है, 2d हो गया है। पहले डायमीटर d था, इसीलिए आपने रेडियस की जगह पे क्या रखा था, d बाई 2 रखा था। अब आप क्या करोगे, अब आपने जब डायमीटर डबल कर दिया है तो अब आप रेडियस की जगह पे क्या रखोगे, रेडियस की जगह पे रखोगे आप 2d बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन पाई, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पूरे के पूरे का आपको होल स्क्वायर करना जरूरी है। ये कितना हो जाएगा, 4d स्क्वायर बाय 4। अब इस 4 को आप क्या करोगे, ऊपर लेकर के चले जाओगे, कितना हो जाएगा, 4 रो एल अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि जोश में आकर के इस वाले 4 को इस वाले 4 से कैंसिल आउट कर देंगे। नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एग्जैक्टली आपको ये नहीं निकालना है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको ये पता करना है कि नए वाले रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ने वाला है। इसका मतलब ये कि आपको जो न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, वो पुराने वाले रेजिस्टेंस के टर्म्स में कैलकुलेट करना है कि जब आप डायमीटर डबल कर दोगे तो नए वाले रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे आप 4 और 4 को कैंसिल आउट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, देखो अब ये वाला जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस आया है वो कितना आ रहा है, 4 रो एल अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। अब अगर मैं इस नीचे वाले 4 को जाने दूं और मैं केवल इतने टर्म की बात करूं, कितने टर्म की बात, इस 4 को, नीचे वाले 4 को जाने दो, केवल इस वाले टर्म की बात करो, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये कहीं देखा देखा लग रहा है, पढ़ा पढ़ा लग रहा है, कहाँ लग रहा है, देखो ना ऊपर जो हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंस है, जब हमारे पास डायमीटर कितना था, डी था, तो हमारे पास ओल्ड रेजिस्टेंस कितना था, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो क्यों ना हम इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख दें, कैपिटल आर लिख दें। भाई ये वाला जो टर्म आया है आपके पास,
4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये क्या है, पुराना वाला रेजिस्टेंस है। तो इस पूरे टर्म की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, आर रख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आर डैश इज इक्वल्स टू, इस टर्म की जगह पे मैंने क्या रख दिया, आर रख दिया, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने, 4 कर दिया। तो मेरा जो नया रेजिस्टेंस है वो मेरे पुराने वाले रेजिस्टेंस का क्या होगा, 1/4 होगा। क्यों, क्योंकि हमने डायामीटर क्या कर दिया है, डायामीटर बढ़ा दिया है। आई आपको बात समझ में? आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करोगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कर रहे थे, डायमीटर बढ़ा रहे थे। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं आप क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। और हम सबको पता है कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए जब आपका डायमीटर जब डी था तो आपका रेजिस्टेंस आया था कितना, आर। और जब आपने डायमीटर बढ़ा दिया यानी कि अपना क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया वायर का, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया है, पुराने वाले रेजिस्टेंस का 1/4 हो गया, यानी कि कम हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये दोनों ही पार्ट्स हैं आपके लिए 2 मार्क्स के। ठीक है, ये वही आंसर है जिसका मैंने आपको अभी सोल्यूशन बताया है। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस रादर देन प्योर मेटल्स। जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में पढ़ा था ना, कि इलेक्ट्रिक हीटर में जो आप बोल सकते हो कि जो कनेक्टिंग कॉर्ड होती है ना, वो बेसिकली बनाई जाती है एक ऐसे मटेरियल की जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, काफ़ी कम हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल हीटर्स वगैरह जो होते हैं उसमें जो कनेक्टिंग कॉर्ड है वो बनाते हैं किसकी, कॉपर की। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है। अच्छा कंडक्टर मतलब क्या, कि उसका रेजिस्टेंस कम है, और अगर रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब क्या, कि वो आसानी से करंट को फ्लो होने देगा, जिसके कारण हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो कनेक्टिंग कॉर्ड है वो किसका बनाया जाता है, एक अच्छे कंडक्टर का, जैसे कि कॉपर का। और अगर हम बात करेंगे उसके हीटिंग एलिमेंट की, तो हीटिंग एलिमेंट ग्लो क्यों कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि आप बोल सकते हो कि उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों हो रही थी, क्योंकि वो जिस मटेरियल का बना था हीटिंग एलिमेंट, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ था कि उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी। भाई अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट जो है ज़्यादा तेज़ी के साथ उसमें फ्लो नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण हम बोल रहे थे कि हीट उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, जिसके कारण वो ग्लो कर रहा था। तो हीटिंग एलिमेंट में हमें एक ऐसा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जिसका क्या बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस कैसा हो, ज़्यादा हो, है ना। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अलॉयज का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे अलॉयज की, तो अलॉयज का जो रेजिस्टेंस है वो प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अलॉयज का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसके रिस्पेक्ट में, तो प्योर मेटल्स के रिस्पेक्ट में। प्योर मेटल्स का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए हम कॉपर को क्या करते हैं, कनेक्टिंग कॉर्ड को बनाने में यूज़ करते हैं, ताकि करंट जो है ना वहाँ से आसानी से फ्लो होता रहे और रेजिस्टेंस कम रहे, जिसके कारण जो है ना हीट ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस ना हो। हीटिंग एलिमेंट में हम क्या करते हैं, अलॉयज का यूज़ करते हैं, जैसे कि नाइक्रोम वगैरह का। ठीक है ना, नाइक्रोम क्या होता है, एक अलॉय होता है, तो उसका हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि करंट ठीक से फ्लो नहीं कर पाता, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और इस इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ हीट के कारण जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करने लगता है, वो बहुत गर्म हो जाता है, और उसी की हीट के कारण जो आप पानी लेते हो बकेट में वो भी गर्म हो जाता है। तो अलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी heating devices rather than pure metals because resistivity of an alloy is more and hence more heat is produced in any alloy. Moreover, alloy does not burn or oxidize easily at high temperature. और साथ ही साथ जो alloy हैं आप बोल सकते हो कि हाई टेम्परेचर पे ना ही वो ऑक्सीडाइज होते हैं और ना ही वो जलने लगते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा कि क्यों हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में अलॉयज का यूज़ करते हैं। जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें हम प्योर मेटल नहीं, उसमें हम अलॉय लगाते हैं, जैसे कि नाइक्रोम। क्यों, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टिविटी है, जो उनका रेजिस्टेंस है वो प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। प्लस हम बोलते हैं कि वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा मेल्ट नहीं करते हैं, बॉयल हीट मतलब जलते नहीं हैं, और ना ही वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस डिपेंड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है ना डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले तो अभी जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये वाला R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, बस
और इसके साथ ही साथ एक और फैक्टर है जिसपे कि हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले तो L भी, अगर आपके पास एक कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, L है, तो इस L कंडक्टर का या आप बोल सकते हो कि इस कंडक्टर का जिसकी लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, इस कंडक्टर की लेंथ को आपने क्या किया, बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे भाई, किसी भी चीज़ में रेजिस्टेंस क्यों आता है, रेजिस्टेंस तभी आता है जब उस मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन्स हम सबको पता है कि जब फ्लो करते हैं तभी एक चीज़ में करंट जो है ना फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इतना स्मूथ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स के पास आंखें नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे ही एक कंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स को पता चलता है कि भाई एक तरफ जो है ना बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं, चलो भाग के हम जाते हैं कहाँ, उस पॉजिटिव चार्ज वाले एंड की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना स्पीड में जाना शुरू कर देते हैं। अब बेचारों के पास आंखें तो होती नहीं है, तो होगा क्या, कभी कंडक्टर के एटम से टकरा जाएंगे, कभी कंडक्टर की इम्प्योरिटी से टकरा जाएंगे, कभी दौड़ते दौड़ते आपस में ही टकरा जाते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के विद कंडक्टर के एटम्स या इम्प्योरिटीज के साथ या खुद ही के साथ, इन्हीं कोलिजन्स के कारण हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। करंट का फ्लो कंडक्टर के अंदर इतना आसान नहीं होता है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो कि हिंड्रेंस आ ही जाती है। तो ये हिंड्रेंस क्यों आती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, कोलिजन शो करते हैं। अब आप खुद ही सोचो, कंडक्टर की लेंथ पहले L थी, अब हमने क्या करा, बढ़ा दिया, तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होना पड़ेगा आप बोल सकते हो कि ज्यादा लेंथ में। जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, उतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। भाई आप खुद सोचो ना, पहले जब लेंथ L थी तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो केवल L लेंथ में ही कोलिजन शो कर रहे थे। अब जब आपने लेंथ कितनी कर दी है, 2L कर दी है, तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इतनी सारी लेंथ में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया की, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या, हमारे पास जो पहले वायर था उसका एरिया कितना था, क्रॉस सेक्शन एरिया A था। अब हमने क्या करा, अब हमने इसको बढ़ा करके कर दिया 2A, यानी कि अब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास मूव करने के लिए ज्यादा जगह आ गई। पहले तो केवल A ही था क्रॉस सेक्शन एरिया, इतने ही एरिया में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, टकरा रहे थे, जा रहे थे, टकरा रहे थे, जा रहे थे। अब क्या करा हमने, उनको ज्यादा स्पेस दे दी। तो स्पेस देने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन है ना वो कई हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जगह मिल गई ना जाने की। पहले तो जगह ही नहीं थी, अब क्या करा हमने, जगह बढ़ा दी, तो अब नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, वो कम हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो रेजिस्टेंस हम बोलते हैं कि कंडक्टर की लेंथ पर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि किस मटेरियल का बना है कंडक्टर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, टेम्परेचर की, तो हाँ डेफिनेटली टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। भाई होता क्या है कि हमारे जो कंडक्टर के एटम्स है ना, कंडक्टर के एटम्स वो सब कैसे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े रहते हैं, ठीक है। मूव कौन करता है कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम से टकरा जाएंगे, इम्प्योरिटी से टकरा जाएंगे, है ना, कभी कभी खुद से आपस में टकरा जाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो एटम्स तो कैसे हैं, कंडक्टर के बॉन्डेड हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, लेकिन हमने क्या करा, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हीट मिलने लगती है कंडक्टर को। अब कंडक्टर के अंदर उसके जो एटम्स होते हैं ना, वो इस हीट को क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। अब्सॉर्ब करने के कारण क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब अनफॉर्चुनेटली सभी के सभी एटम्स जो होते हैं कंडक्टर के अंदर, वो सब कैसे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टर के एटम्स तो अपनी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने के कारण मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या होगा, वो अपनी ही जगह पे क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। भाई कंडक्टर के एटम्स फ्री नहीं होते हैं, वो तो बॉन्डेड होते हैं, लेकिन अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट बढ़ाने से कंडक्टर की, तो क्या होगा, वो अपनी ही जगह पे उछलने लगेंगे, यानी कि वाइब्रेट करने लगेंगे। अब यहाँ से आ रहा था एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम, यहाँ पे तो अभी केवल एक ही एटम क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ये आया यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन और इससे आकर के टकरा गया।
इसका मतलब क्या कि जब बहुत सारे, भाई यहाँ तो मैं आपको केवल एक ही एटम दिखा रही हूँ, कंडक्टर में तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, सभी के सभी क्या करेंगे, अपनी जगह पे उछलने लगेंगे। तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स आगे दौड़ने की कोशिश करेंगे तो अब उनके कोलिजन्स की जो आप बोल सकते हो कि जो पॉसिबिलिटी है ना एटम्स के साथ, वो बहुत बढ़ जाएगी। अब तो बेचारे चल ही नहीं पाएंगे, जैसे ही जाएंगे एक उछलता हुआ एटम जो होगा उससे जाकर के टकरा जाएंगे, फिर ज्यादा अपने रास्ते से भटक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक वाइब्रेट करते हुए एटम से जाकर के टकरा जाएंगे। तो बार बार टकराने से होगा क्या, बार बार टकराने से मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर इंक्रीज हुए तो रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ा दिया ना अगर कंडक्टर के अक्रॉस, तो हीट आप बोल सकते हो कि कंडक्टर के एटम्स तक जो है ना पहुंच जाएगी। इस हीट को, इंक्रीज हीट को कंडक्टर के एटम्स अब्जॉर्ब कर लेंगे, और अपनी ही बेसिकली हीट अब्जॉर्ब करने के कारण क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इस इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी के कारण वो अपनी जगह पे तेजी से वाइब्रेट करेंगे, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो उनका कोलिजन जो है कंडक्टर के एटम से बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ पे आप एक फोर्थ पॉइंट भी ऐड करोगे, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ऐड करोगे कि वो कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है रो एल अपॉन ए। तो एल हो गया, ए हो गया, टेम्परेचर हो गया, बचा क्या अपना रो। रो क्या होता है, रो तो हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है एक कंडक्टर की, ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टर किस मटेरियल का बना है उस पे डिपेंड करती है। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है ना वो डिपेंडेंट होता है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम सबको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज का इज इक्वल्स टू एन, क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे बोला क्या जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे हमको एन कैलकुलेट करना है कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है, कितनी गिवन है, 1 कूलम। एन हमें कैलकुलेट करना है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, ठीक है, ये 19 है, 19। तो एक चार्ज के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, क्लास 9th में हमने ये चीज़ केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है ये पता होगा। तो अब क्या करेंगे भाई, हमको कूलम यानी कि हमको चार्ज की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 1 कूलम्स है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है वो हमको पता है, एन हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, एन को रखेंगे और 1 कूलम के नीचे ले जाकर के रख देंगे किसको, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को, ठीक है। फिर क्या होगा, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर -18 इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली आपके पास 1 कूलम चार्ज था और आपको पूछा गया था कि इस 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो हमें पता है कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल्स टू एन इंटू में ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और चार्ज आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1 कूलम का। तो आपको बस एन की वैल्यू निकालनी है, 2 वैल्यूज आपको गिवन है, एक निकालनी है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट हम बोलते हैं कि एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इफ द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट, करंट कैन फ्लो थ्रू द सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये एक पाथ है जहाँ पे करंट क्या करता है, फ्लो करता है। और अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा है, क्लोज है, कंप्लीट है, तो डेफिनेटली उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ही करेगा, ठीक है। चलो अब वैसे तो
केवल ये 2 मार्क का है, इसीलिए इसको हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। और अगर ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आता तो फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप बोल रहे हो कि करंट आपको फ्लो करवाना है तो डेफिनेटली आपको एक पोटेंशियल का सोर्स चाहिए है, एक बैटरी लो, एक सेल वगैरह ले लो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अलग कंपोनेंट्स भी होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के, एक स्विच होता है, बैटरी हो गई, सेल हो गया, है ना, एक कंडक्टिंग वायर वगैरह होता है। तो अगर ज़्यादा मार्क के लिए सवाल आता है तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जो एमीटर को लगा करके करंट को मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर को लगा करके जो है ना किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस कर लेना। 2 मार्क्स के लिए आया था ये सवाल, इसलिए मैंने बस इतना ही बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट एग्जैक्टली क्या होता है, कि एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है भाई? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट है वो कितनी होती है? एम्पियर होती है। जैसे कि हमने वोल्टेज की देखी थी ना, पोटेंशियल डिफरेंस की कितनी होती है? वोल्ट होती है। सिमिलरली करंट की अगर हम बात करें तो करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? 1 एम्पियर इज सेड टू बी दैट करंट जब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा हो पर सेकेंड अक्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला कैसे रखवाया था याद, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा? बहुत ही QT होता है, क्यूट नहीं QT होता है, यानी कि I इज इक्वल्स टू Q/T। Q मतलब क्या होता है भाई? Q मतलब होता है चार्ज, और T मतलब क्या होता है? T मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज या बोल सकते हो कि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में पर सेकेंड 1 कूलम चार्ज, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, है ना। यहाँ पे एक काम करो ना, यहाँ पे आप 1 क्यू लिख दो और 1 सेकेंड लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है पर सेकेंड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस हर एक सेकेंड में जब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो तो करंट कितना कहलाया जाएगा? 1 एम्पियर कहलाया जाएगा, ठीक है। सो 1 एम्पियर इज सेड टू बी दैट इलेक्ट्रिक करंट जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है पर सेकेंड या 1 सेकेंड में थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैलकुलेट, ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया आई गेस, है ना, ये हम कर चुके हैं अभी। वोल्ट वाला भी ये हम अभी कर चुके हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं क्या? हाँ, ये वाला ठीक है। एमीटर बर्न्स आउट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर को जब हम क्या करते हैं पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है? जल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एमीटर के लिए मैंने आपको हमेशा से बताया है, जो हमारा प्रीवियस सेशन आया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें अपने सर्किट में करंट को मेजर करना है तो हम हमेशा क्या करते हैं? एमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल ड्रॉप को जो है मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर को हम जो है हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं। रीज़न ये है कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि सपोज आपके पास 2 रजिस्टर हैं, एक यहाँ ये और एक यहाँ ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है। अब इनको आपने कनेक्ट किया है किसके साथ? एक बैटरी के साथ। ये हमने बना दी क्या? बैटरी। ये हो गई हमारी बैटरी और ये हमने कर दिया क्या? कनेक्शन। अब आपको पता ये करना है कि R1 रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है। भाई हम सबको पता है कि चलो ये तो क्या हुआ, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको पता होता है कि पोटेंशियल का क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल आप बोल सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं करंट की तो करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अगर आई अमाउंट का करंट जो है सर्किट में दौड़ रहा है तो आई अमाउंट का करंट ही इसमें जाएगा, आई अमाउंट का करंट ही हम बोलते हैं कि इसमें जाएगा और वापस हम बोलते हैं कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या? आप ये जानना चाहते हो कि R1 रजिस्टर के अक्रॉस एग्जैक्टली करंट कितना जा रहा है। तो आपने क्या किया? आपने जो है ना इसके अक्रॉस उठा करके एक एमीटर लगा दिया, यानी कि इसके पैरेलली, इस R1 रजिस्टर के पैरेलली आपने क्या किया है? एक एमीटर लगा दिया है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हमें पता है कि करंट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, जैसे ही करंट यहाँ तक पहुंचेगा, सपोज इस पॉइंट C तक पहुंचेगा, करंट को अब अपने जाने के 2 रास्ते दिखाई देंगे।
वैसे करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट सी तक पहुंचेगा ना करंट को दिखाई देंगे अपने जाने के दो रास्ते, या तो वो जा सकता है R1 रजिस्टर में या फिर वो एंटर कर सकता है किसमें, एमीटर में। और एमीटर क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस वाला इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है। तो करंट भी तो चालू है ना, करंट क्या सोचेगा, भाई देखो हम सबको पता है कि करंट का जो फ्लो है किसी भी कंडक्टर में इतना स्मूथ नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो इतना स्मूथ नहीं रहता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी आपस में टकरा जाते हैं, कभी कंडक्टर के एटम से टकरा जाते हैं, कभी इम्प्योरिटीज से टकरा जाते हैं, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है ना होते ही रहते हैं। लेकिन करंट के पास अगर एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे रेजिस्टेंस उसको कम मिले, जहाँ पे उसको रुकावटें कम मिले, तो डेफिनेटली करंट उसी रास्ते को तो चुनेगा ना। आप खुद ही सोचो, आपके सामने, आपके घर के सामने दो रोड हैं, एक रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है, एक रोड पे कम ट्रैफिक है, तो ऑब्वियस ही बात है हम कहाँ जाएंगे, उस वाली रोड को चूज करेंगे ना जिसमें कि ट्रैफिक कम होगा। सिमिलरली हमारा जो करंट है वैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पॉइंट सी तक आया करंट को दिखाई दिए अपने जाने के दो रास्ते, कि या तो वो जा सकता है रजिस्टर R1 के अक्रॉस या फिर वो एंटर कर सकता है एमीटर में। और एमीटर में वो क्यों आएगा भाई, दोनों रास्तों में करंट पता है किसको चूज करेगा, करंट चूज करेगा इस एमीटर वाले रास्ते को। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रैफिक कम है ना, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, तो बहुत सारा जो करंट है वो कहाँ घुस जाएगा, आकर के एमीटर में घुस जाएगा। और बेचारा एमीटर इतना जो है ना शक्तिशाली नहीं होता है कि इतने सारे करंट को बर्दाश्त कर सके, और अल्टीमेटली क्या होता है, जल जाएगा। इसीलिए एमीटर को हम कभी भी पैरेलली कनेक्ट नहीं करते हैं, सर्किट में सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एमीटर कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू इट एंड हेंस गेट्स बर्न्ड, दैट इज आप बोल सकते हो कि शॉर्ट सर्किटेड हो गया। यानी कि बेसिकली शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है कि करंट को फ्लो होने का एक दूसरा छोटा रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ पे भी तो एग्जैक्टली यही हुआ है, करंट को फ्लो होने के लिए एमीटर का वाला रास्ता मिल गया क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि करंट को फ्लो होने के लिए एक शॉर्ट कट मिल गया है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, एक छोटा रास्ता मिल गया है। तो आई होप ये वाली चीज़ सभी को समझ में आई होगी कि क्यों हम एमीटर्स को सर्किट में हमेशा पैरेलली नहीं सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्योंकि पैरेलल में क्या होगा, क्योंकि वो लो रेजिस्टेंस का होता है, तो बहुत सारा करंट एमीटर के अंदर जाके घुस जाएगा और बेचारा एमीटर जल जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पहला आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बेसिकली दो रेजिस्टर्स हैं, एक का रेजिस्टेंस है 1 ओम्स और दूसरे का है 10 टू द पावर 6 ओम्स। ठीक है, और इन दोनों को आपने किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल कनेक्ट करना है, और इसके बाद में इनका आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम सबको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट या आर इफेक्टिव हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 से। R1 कितना है, हम पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से R1 कितना है, R1 है 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कितना 1/1, प्लस R2 कितना है, R2 है यहाँ पे 10 टू द पावर 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/10 टू द पावर 6 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे लिया हमने 1, यहाँ पे लिया 10 टू द पावर 6। अब 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 टू द पावर 6 आ जाए, ऑब्वियसली बात है 10 टू द पावर 6 ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 10 टू द पावर 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 टू द पावर 6 आ जाए, यानी कि 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है कि आपको 0 लगाने हैं। कितने 0 लगाने हैं, 6 0 लगाने हैं। 0 के ऊपर जितना नंबर लिखा रहता है ना उतने उठा करके 0 लगा दो। 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है, 6 0, 6 बन गए क्या, 1 2 3 4 5 6 बन गए 6, प्लस आपको क्या करना है यहाँ पे 1 कर देना है। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर को मत भूलना, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 यानी कि 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 6 0 लगा देंगे, लग गए क्या 6 0, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, एक 0 ज़्यादा लग गया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या होगा जब आप इतने नंबर को 1 से ऐड करोगे तो कितना आएगा, बड़ा आसान है भाई, इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, हम सबको पता है कि 10 में अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, शादी में जाते हैं
तो जो हम शगन का लिफाफा देते हैं उसमें कितने पैसे डाल के देते हैं? 101। 101 मतलब क्या? 100 रुपए का एक नोट रहता है, प्लस हम बोलते हैं कि उसमें 1 रुपए का कॉइन रहता है। तो वो 100 + 1 कितना हो जाता है? 100 + 1 हो जाता है 101। अगर आप के पास आप बोल सकते हो कि 1000 रुपीज़ है, ठीक है, 1000 रुपीज़ है और 1000 रुपीज़ आपने एक लिफाफे में डाल करके रख दिए हैं, प्लस उसमें आपने क्या डाला है? 1 रुपए का कॉइन भी डाल दिया है। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा? अब आपके पास हो जाएगा 1001, है ना? ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपके पास 1001, ठीक है। तो जिस तरीके से 100 में 1 ऐड किया तो 101 बन गया, 1000 में 1 ऐड करा तो 1001 बन गया। सिमिलरली जब आप इतने बड़े नंबर में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 1, ठीक है। ये कितना बन जाएगा? इतना नंबर बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 0 लगाना मत भूलना। अब एक काम करो ना, डेसिमल में लिख दो वैल्यू। नीचे कितने जीरो हैं? 6 जीरो है ना, तो ऊपर से जरा आप 6 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो जब आप डेसिमल लगाओगे ना तो आपका डेसिमल में कितना आंसर आएगा? 1.123451। तो एक बात बताओ, इतने बड़े वैल्यू को क्या आप राउंड ऑफ करके 1 नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब क्या कि आर इफेक्टिव कितना आएगा? आर इफेक्टिव आ जाएगा अपने पास 1। आपके पास 2 रजिस्टर्स थे, एक का था रेजिस्टेंस 1 ओम और दूसरे का था 10⁻6 ओम्स। हमने क्या किया? हमको सवाल में बोला गया है कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही उनको उठा करके जोड़ना है। चलो ठीक है, हमने जोड़ दिया। तो आर इफेक्टिव कैसे निकालते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में? 1/R1 + 1/R2। तो हमने 1/1 कर दिया प्लस 1/10⁻6 कर दिया। पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आया? 1.00001। तो इसको हमने राउंड ऑफ कितना कर दिया? 1 कर दिया। तो आर इफेक्टिव कितने निकल करके आया है? फर्स्ट ऑप्शन का आया है 1 ओम्स। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं? दूसरे वाले को भी निकाल लेते हैं। दूसरा वाला कैसे निकालेंगे? देखो इधर पे, अब जो दूसरा ऑप्शन है ना उसमें हमारे पास टोटल कितने रजिस्टर्स हैं? 3 रजिस्टर्स हैं और तीनों का रेजिस्टेंस काफी अलग अलग है। देखो इधर पे, एक का है 1, दूसरे का है 10⁻3 और तीसरे का है 10⁻6 ओम्स। कैसे निकालेंगे? अगेन यहाँ पे आप क्या करोगे? 1/R3 भी कर देना प्लस, क्योंकि अब आपके पास 3 रेजिस्टेंस है। कौन कौन सा? 1/1 प्लस 1/10⁻3 प्लस 1/10⁻6। अब एक काम करो, कन्वीनियंस के लिए पहले ये जो 1/10⁻3 है ना, इसको आप पहले प्लस कर लो किसके साथ? 1/10⁻6 के साथ। तो कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लोगे 10⁻3 इंटू 10⁻6। तो 10⁻3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना आए? आप बोलोगे 10⁻6 और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? 10⁻3, ठीक है। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कितना हो जाएगा भाई? 10⁻6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है, आप लगा दो यहाँ पे कितने जीरो? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। 10⁻3 का मतलब क्या होता है भाई? 1000, यानी कि 3 जीरो। यहाँ पे लगा दो आप 3 जीरो, 1 2 3 और यहाँ पे ऐड कर दो कितना? 1। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? इसको ऐड करोगे तो आएगा 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आपको कितना आया? 10⁻6 प्लस 10⁻3 का आपको ऐड करके कितना मिलेगा? 1 0 0 1 0 0 0। और डिनोमिनेटर में भी तो आएगा ना। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 10⁻3 इंटू 10⁻6। जब हमको पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो 6 + 3 कितना होता है? 9 होता है। तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10⁻9, ठीक है। अब क्या करोगे भाई? 10⁻9 का मतलब क्या होता है? 9 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक काम करो ना, डेसिमल ले लो। ऊपर से आप क्या करोगे? 9 काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 0.121, क्योंकि नीचे जीरो कितने हैं? 9 है। ऊपर कौन सी वैल्यू है? न्यूमरेटर में 1 0 0 1 0 0। तो जब हम डेसिमल में लेंगे तो कैसे लेंगे? 0.001 001। आगे की जो 3 जीरो है ना, इसको छोड़ देना, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल के बाद इतने सारे डिजिट्स आ चुके हैं,
ठीक है, तो आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, हमारे पास 3 रेजिस्टर्स थे, एक का रेजिस्टेंस था 1, दूसरे का था 10 टू द पावर 3 और तीसरे का था 10 टू द पावर 6। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 3 को हम क्या कर रहे हैं, इनको हम ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड कर रहे हैं, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा इतना, डिनोमिनेटर में आपके पास कितना आ जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स ऐड होने के बाद कितना होगा 10 टू द पावर 9। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.001001। ठीक है, ये कहाँ का रेजिस्टेंस आया है, ये रेजिस्टेंस आया है अभी किसको ऐड करने पर, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 6 को ऐड करने पर। अभी इनमें हमें क्या ऐड करना है, 1 को तो ऐड करना ही है। जब आप इसमें 1 ऐड करोगे ना तो पता है आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1.001001। अब आप इस पूरे को क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो, इसकी 1 ले सकते हो। तो इतने पूरे को ऐड करने के बाद आर इफेक्टिव आपके पास कितना आएगा, 1 ओम्स ही आएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बार करके देख लेना, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगी आगे। An electric iron of resistance 20 ohms, ठीक है, takes a current of 5 ampere, calculate the heat developed in 30 seconds। बेसिकली इलेक्ट्रिक आयन है, उसका रेजिस्टेंस आपको दिया गया है कितना, 20 ओम्स का, करंट आपको उसमें दिया गया है कितने एम्पियर का, 5 एम्पियर का, और टाइम दिया गया है आपको कितना, 30 सेकेंड का। ठीक है, तो आप इसमें हीट जो जनरेट होगी वो आप कैसे निकाल सकते हो, भाई हम सबको पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है I² R/2 में T। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी दी गई है, I की वैल्यू दी गई है 5, तो यहाँ पे I² है इसलिए हम 5 का डबल करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 5 25 इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। टाइम देख लो ना, यहाँ पे यूनिट्स कौन सी दी गई है, सेकेंड्स में दी गई है ना। अगर टाइम सेकेंड्स में दिया है तो ही आप उसको टाइम की जगह पे रखोगे। अगर सपोज यहाँ पे 30 मिनट्स दिया रहता या 30 आवर्स दिया रहता तो फिर आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता। तो टाइम हमेशा आप किस में रखोगे, सेकंड्स में ही रखोगे, तो यूनिट का हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे थैंकफुली हमको जो टाइम है वो सेकंड्स में दिया गया है, कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम इजीली टाइम की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 30 सेकेंड्स रख सकते हैं ना। तो 5 5 कितना होता है 25 और 3 2 कितना होता है 6, तो 6 5 30, 6 2 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150, ऊपर से ये दोनों 0, तो हीट जो जनरेट हो रही है वो कितनी हो रही है, इतनी 15,000 जूल्स। इजी था ना, हीट कितनी जनरेट हो रही है ये हमको निकालना था। फॉर्मूला हमको पता है, हीट का फॉर्मूला कितना होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से I² R/2 में T। I की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है, थैंकफुली सेकंड्स में ही गिवन है, तो तीनों की वैल्यूज हम रख देंगे तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, 15,000 जूल्स आ जाएगा। इजी था ये वाला क्वेश्चन। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अगेन ये क्वेश्चन भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर ही बेस्ड है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, I² R/2 में T। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना हमको आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस नहीं गिवन है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सामने से क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया गया था, टाइम दिया गया था और करंट दिया गया था। इस क्वेश्चन में ना आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, ओम्स लॉ तो पता है ना। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = I × R, और अगर R नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे क्या रख देंगे, V/I रख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट = I², R की जगह पे क्या रख देंगे, V/I रख देंगे, इंटू टाइम रख देंगे। तो ये नीचे वाला I ऊपर वाले एक I से, क्योंकि ऊपर तो I² है ना, तो नीचे वाला एक I ऊपर वाले एक I से जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, हीट का फॉर्मूला आ जाएगा V × I × T, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम। ठीक है, तो नया हीट का फॉर्मूला क्या आ गया है, नया हीट का फॉर्मूला आ गया है V × I × T, यानी कि VIT। कायदे से तो ये फॉर्मूला भी आपको हीट का याद होना चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। डरने की बात नहीं है कि अरे बाप रे रेजिस्टेंस नहीं गिवन है तो अब हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं ना, ओम्स लॉ तो पता है ना, इतना छोटा सा फॉर्मूला होता है, तो वहां से
आप बोल सकते हो कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V/I हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो अब हम रख देते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज उठा करके। पोटेंशियल यहाँ पे कितना गिवन है, पोटेंशियल गिवन है यहाँ पे 50 वोल्ट का। अब इसके बाद में I के साथ भी एक समस्या है। I के साथ समस्या ये है क्योंकि यहाँ पे I का डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है, यहाँ पे हमको क्या गिवन है, चार्ज गिवन है। अभी अभी मैंने I का फॉर्मूला आपको बताया, करंट का फॉर्मूला कितना होता है, QT यानी कि Q/T है ना। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। चार्ज कितना है, Q मतलब क्या, चार्ज। चार्ज यहाँ पे कितना गिवन है, 96000, 96000। ठीक है, और टाइम यहाँ पे कितना बोला गया है, टाइम बोला गया है 1 आवर, यानी कि यहाँ पे आपको कन्वर्जन भी लगेगा। पिछले क्वेश्चन में आपको टाइम फॉर्चुनेटली सेकंड्स में दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है टाइम 1 घंटा। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं भाई, 1 घंटे में होते हैं 3600 यानी कि 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 3600 के साथ, तब जा करके आपका करंट का वैल्यू आएगी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। चार्ज आपको गिवन है, टाइम आपको दिया गया है 1 घंटा। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। अब आप क्या करोगे, करंट की यहाँ पे वैल्यू रख दोगे। करंट की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 96000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है आपके पास, 3600 है, इनटू आप क्या करोगे, इनटू करोगे फिर से आप टाइम। टाइम अभी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1 आवर। तो 1 आवर को सेकंड्स में करने में कितना टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600 यानी कि 3600। तो नीचे वाला 3600 ऊपर वाले 3600 से चला जाएगा, बचेगा कितना, H इज इक्वल्स टू 50 इंटू 96000। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 481234 5 0 लगा देना और कितना आ जाएगा, जूल्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है तो एक काम करो ना, 10⁶ लिख लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁶ जूल्स। क्लियर है आप सभी को। तो इस सवाल में आपको पहली चीज ये कि हीट का जो है आपको एक दूसरा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि I² इंटू R इंटू T में R यहाँ पे गिवन नहीं है, तो R की जगह पे हम क्या लिखेंगे, V/I लिखेंगे। तो नीचे वाला I ऊपर वाले एक I से कट जाएगा, बचेगा कितना, H इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। V रख दोगे, I के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज अपॉन टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम को भी आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 घंटा बोला गया है यानी कि 3600 सेकंड्स आ जाएगा। फिर इसके बाद में करंट लिख देंगे आप यहाँ पे और टाइम लिख देंगे, तो नीचे वाला टाइम ऊपर वाले टाइम से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 50 इंटू 96,000, कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁶ जूल्स। सॉर्टेड। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, होगा ये मोटर, एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। यानी कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसको आपने 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट किया है और उससे वो करंट कितना ड्रॉ कर रही है, 5 एम्पियर का। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपके इलेक्ट्रिक मोटर की पावर कितनी है, प्लस इसके बाद में वो 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, हमको ये बताना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। हम सबको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू में I, है ना। तो पावर निकालनी है तो इसके लिए आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए। वैल्यू गिवन है क्या पोटेंशियल की, बिल्कुल गिवन है। यहाँ पे हमको क्लियरली बोला जा रहा है कि 220 वोल्ट की लाइन से वो कितना करंट ड्रॉ कर रही है, 5 एम्पियर का। तो पोटेंशियल हमको पता है 220 वोल्ट का है और करंट हमको पता है कितने एम्पियर का है, 5 एम्पियर का है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 5 0 0, 5 2 10, ऊपर गया कैरी 1, 5 2 10 11। ठीक है, तो पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, पावर आ जाएगी आपके इलेक्ट्रिक मोटर की 1100 वॉट। कैसे आई, पोटेंशियल गिवन था, करंट गिवन था। ठीक है, तो 220 वोल्ट की लाइन से कितना करंट वो ड्रॉ कर रही थी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर, 5 एम्पियर का, तो उसके हिसाब से उसकी पावर कितनी हो गई, 1100 वॉट की हो गई। अब पावर का हमको एक और फॉर्मूला पता है। पावर क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी गई है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो पावर है वो क्या होती है, कैसे डिफाइन कर सकते हो कि पर यूनिट टाइम में आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वही हो जाती है क्या उसकी पावर। जैसे कि हमारे पास एक सपोज फैन है, ठीक है ना, फैन की पावर कितनी है, 20 वॉट की है। तो 20 वॉट पावर मतलब क्या कि आपका जो फैन है ना वो आप बोल सकते हो कि 20 जूल्स एनर्जी, ठीक है, 20 जूल्स एनर्जी
पर सेकेंड में क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। आपके फैन की पावर कितनी थी, 20 वॉट की। 20 वॉट पावर का मतलब यह है कि पर सेकेंड आपको जो फैन है वो 20 जूल्स एनर्जी खर्च कर रहा है या ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है। सॉर्टेड। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी। तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पावर इनटू में टाइम कर देंगे। तो एनर्जी कितने निकालेंगे हम, पावर यहाँ पे हमने अभी अभी कितनी निकाली है, 1100 निकाली है। तो पावर की जगह पे रख देंगे हम 1100 इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे हमको कितना गिवन है, 2 घंटे गिवन है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 घंटा। अब आप बोलोगे कि मैम आपने 2 आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। नहीं किया और ना ही मैं आगे करने वाली हूँ। क्यों, क्योंकि मैं अपनी इस एनर्जी को कौन सी यूनिट में एक्सप्रेस करूँगी, मैं इस एनर्जी को एक्सप्रेस करने वाली हूँ एनर्जी की कमर्शियल यूनिट में। ठीक है, माना एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है, लेकिन यहाँ पे मैं एनर्जी को एक्सप्रेस करने वाली हूँ उसकी कमर्शियल यूनिट में, जो कि क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पावर कितनी है, पावर आई है 1100 वॉट और टाइम हमने कितना लिया है, 2 आवर्स लिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2200। तो 2200 वॉट आवर है कि नहीं। अब क्या करो, यहाँ पे जो है ना आप डेसिमल लगा लो, तो कितना आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू 2.2 किलोवाट आवर। कितना आ जाएगा, किलोवाट आवर। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सबसे पहले तो पावर के इस वाले फॉर्मूले से पावर निकाली, इसके बाद में पावर के इस वाले फॉर्मूले से हमने एनर्जी निकाली, किसमें, किलोवाट आवर में। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, How is a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points? यानी कि आपके पास क्या है, एक वोल्ट मीटर है और 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आप कैसे बताओगे अपने वोल्ट मीटर को अपने सर्किट में कनेक्ट करते हो। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको एम मीटर के बारे में बताया था कि एम मीटर को जो है आप हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हो, लेकिन जब बात आती है किसकी, वोल्ट मीटर की, तो आप डेफिनेटली वोल्ट मीटर को जो है ना पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो। कैसे, आपके पास सपोज अगेन हमारे पास कितने रजिस्टर हैं, 2 रजिस्टर हैं, ये रहा एक, ये रहा दूसरा, और इसको हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, एक बैटरी के साथ। ठीक है, ये रहा R1 और ये रहा R2। अब आपको पता करना है कि R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि हमको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, लेकिन हाँ पोटेंशियल जो है ना ज़रूर ड्रॉप हो जाता है। तो यानी कि पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ और पोटेंशियल जाएगा और इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस कोई और पोटेंशियल जाएगा। अब आपको पता करना है कि R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल जा रहा है। तो आप क्या करोगे, R1 के अक्रॉस लगा दोगे क्या, एक वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया आपने, एक वोल्ट मीटर। और ये क्या होता है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वोल्ट मीटर का। जैसे एम मीटर में हम क्या करते हैं, ए बना करके गोला बना देते हैं, सिमिलरली वोल्ट मीटर के लिए V लिख करके गोला बना देना कुछ इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर का सिंबल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है ये निकालने के लिए R1 के अक्रॉस हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर हमने फिक्स कर दिया। अब सवाल ये है कि मैम जैसे कि आपने एम मीटर में बताया था कि एम मीटर में अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा जो करंट है ना वो एम मीटर में चला जाता है और एम मीटर हम बोलते हैं कि जल जाता है। तो वोल्ट मीटर नहीं जलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर हम बोलते हैं कि एक हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट भी हम बोलते हैं कि बहुत चालू है। करंट को जैसे ही पता चलेगा, जैसे ही वो इस पॉइंट तक पहुंचेगा और उसको रियलाइज़ होगा कि भाई अब मेरे पास जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो मैं जा सकता हूँ R1 के अक्रॉस और दूसरा मैं जा सकता हूँ वोल्ट मीटर के अक्रॉस। लेकिन जैसे ही उसे समझ में आएगा कि भैया ये तो वोल्ट मीटर है और इसका रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे जाने का, करंट आगे जा ही नहीं पाएगा। तो करंट जो है वोल्ट मीटर में नहीं जाएगा और कहाँ जाएगा, R1 रजिस्टर के अक्रॉस चला जाएगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, हमेशा पैरेलली कनेक्ट करोगे टू द रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। फाइन, चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन 20 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जब आप
एक 20 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट करते हो किसके साथ, एक अननोन रेजिस्टर के साथ, यानी कि उसका रेजिस्टेंस हमें अभी पता नहीं है। करंट कितना ड्रॉ होता है सर्किट में, 2.5 मिली एम्पियर का। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये भी एक सिंपल सवाल है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो करंट की वैल्यू दी गई है ना मिली एम्पियर में, इसको आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, तो 2.5 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर के। बस आपको मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है, बाकी तो सवाल इजी है। V = IR, रेजिस्टेंस हमको निकालना है, कितना हो जाएगा V/I। तो V कितना आया है, V आया है हमारे पास 20 वोल्ट का, ठीक है। और करंट हमारे पास कितना आ गया, 2.5 इंटू 10⁻, मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कितना लिखेंगे, 10⁻³ ठीक है। फिर क्या करोगे, ये डेसिमल हटा देना, ऊपर आ जाएगा 0। कितना हो जाएगा, R = 120 डिवाइडेड बाय 25। और ये जो है ना 10⁻³ ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, इसका जो माइनस साइन है ना ये चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा। आगे क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लेना। 5 से कितना होता है, 25 होता है, और ये कितना हो जाएगा भैया, 5 2 10, और ये हो जाएगा कितना, 5 4 20। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 24। एक काम करना, ये जो है ना 10⁻³ इससे एक 0 जो है ना बोरो कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 240 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 5। ये कितना हो जाएगा, 5 4 20 है ना, 5 4 20, 5 8 40। तो ये कितना हो जाएगा, 48 इंटू 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या होता है, 2 0। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4800 लगा देना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस 4800 यानी कि 4800 ओम्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैसे निकाला है इसको, V = I × R का फॉर्मूला लगा देना। बस करंट को आपको मिली एम्पियर को आपको कन्वर्ट करना है किस में, एम्पियर में। तो कैसे करोगे, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर कर देना। बाकी पूरा मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। कुछ इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4800 ओम्स, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? बेसिकली आपके पास 2 लैंप है, दोनों की पावर अलग अलग है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब दोनों ही लैंप्स को जब आप पैरेलली कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से, जिसमें वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट का है, तो टोटल करंट कितना ड्रॉ हो पाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंडिविजुअल लैंप करंट कितना ड्रॉ करता है वो आप निकालोगे। तो वो वाला फर्स्ट वाला लैंप जिसकी पावर कितनी है, पावर हम बोल रहे हैं कि 100 वॉट की है, तो इसकी ये कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो पावर का हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, V × I होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, I निकालने के लिए पावर अपॉन V कर देंगे। तो फर्स्ट वाला जो लैंप है उसकी पावर कितनी है, 100 वॉट की है, और वोल्टेज सप्लाई उसमें कितना हो रहा है, 220 वोल्ट का हो रहा है। तो उसका करंट कितना आ जाएगा, उसका करंट आ जाएगा 5/11 एम्पियर। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड लैंप है उसकी पावर कितनी है, 60 वॉट की है, और वोल्टेज सप्लाई कितना है, 220 वोल्ट का है। तो हम पावर कैसे, उसका हम बोल सकते हैं कि करंट कैसे निकालेंगे, करंट = P/V। पावर उसकी कितनी है, 60 वॉट की है, और वोल्टेज सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट का है। ये 0 से ये 0 चला गया, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, यानी कि जो हमारा सेकेंड वाला लैंप है वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 3/11 एम्पियर। जो फर्स्ट लैंप है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, 5/11 एम्पियर का। सेकेंड वाला करेगा 3/11 एम्पियर का। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि टोटल करंट कितना डिराइव हो रहा है। तो आप क्या करोगे, 3/11 प्लस 5/11 कर देना, कितना आ जाएगा 8/11, जो कि जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.73 एम्पियर्स। तो ये भी सवाल इजी था। बेसिकली आपके पास 2 लैंप थे, दोनों की पावर दी गई थी, और पूछा गया था कि जब दोनों को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे किसके साथ, 220 वोल्टेज के साथ, तो करंट कितना ड्रॉ होगा। तो आप इंडिविजुअल लैंप सबसे पहले आप ये निकालोगे कि इंडिविजुअल लैंप पावर कितनी ले रहा है। कैसे निकालोगे, तो पावर के फॉर्मूले से पावर = V × I। तो I कितना हो जाएगा, P/V। उस हिसाब से पहले वाले लैंप की करंट की वैल्यू आ जाएगी 5/11, दूसरे वाले लैंप का आ जाएगा 3/11, दोनों को ऐड कर देना। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.73 एम्पियर,
ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 draws 15 ampere current from the surface main for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. बेसिकली यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, रेट जिस पे क्या हो, हीट डेवलप होगी हीटर में। कैसे, मैंने आपको क्या समझाया है कि जब भी आपको किसी भी चीज़ का रेट निकालना होता है तो आप क्या करते हो, किसी भी क्वांटिटी के रेट निकालने के लिए आप उस क्वांटिटी को टाइम से जो है ना डिवाइड कर दो, है ना। हम बोलते हैं कि करंट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या, करंट का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको, QT यानी कि Q/T। करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का हमने क्या करा, रेट निकालने के लिए चार्ज को हमने डिवाइड कर दिया टाइम के साथ, तो वो क्या हो जाता है, चार्ज का रेट बन जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कितने रेट पे हम बोलते हैं कि हीटर में हीट डेवलप होगी, तो हम क्या करेंगे, हीट का बेसिकली आपको रेट निकालना है, तो हीट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, टाइम के साथ। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कितना है आपकी हीटर का, 8 ओम्स है। करंट कितना ले रहा है, वो 15 एम्पियर ले रहा है। रेट कैसे निकालोगे, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है I2R इंटू में T, है ना। माना VIT भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमको आप बोल सकते हो कि VIT की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको V तो गिवन ही नहीं है, हमको करंट दिया गया है और हमको रेजिस्टेंस दिया गया है, तो हम सिंपली हीट का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हीट की वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला कितना होता है, I2R इंटू में T। अब जब आपको हीट का रेट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, एक और टाइम के साथ। तो ये टाइम कैंसिल आउट हो गया इस वाले टाइम के साथ, बचेगा क्या, बचा आपके पास H इज इक्वल्स टू I² इंटू में R। I कितना गिवन है, I गिवन है 15, इसका आप कर लेना स्क्वायर, और रेजिस्टेंस आपके पास कितना गिवन है, 8 गिवन है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा टोटल, आपके पास आंसर आ जाएगा 1800। आप बोल सकते हो कि आपका होगा आंसर। आई आपको बात समझ में कि किस हिसाब से जो है आप हीट का रेट निकाल सकते हो। पहले भी बताया है, अब फिर से बता दे रही हूँ कि जब भी किसी क्वांटिटी का रेट निकालना हो तो उसको टाइम के साथ जो है डिवाइड कर दो। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि किस रेट पे जो है हीट डेवलप होगी, तो हमने हीट को डिवाइड कर दिया किसके साथ, टाइम के साथ, तो वो आ गया हीट का रेट। तो कितना आ जाएगा, 1800 आएगा आपका आंसर। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हीट का रेट हम कैसे निकालेंगे। बाकी तो जो फॉर्मूला है उसमें आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है हमारे इस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट इन ए। अच्छा, बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि इस गिवन फिगर में आपके पास करंट का रेशियो कितना आएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक एमीटर हमने कहाँ लगाया हुआ है, इस वाले रजिस्टर और इस वाले रजिस्टर के सीरीज में, है ना। और फिर इसके बाद में आपके पास जो दूसरा एमीटर है उसमें आपने आप बोल सकते हो कि जो आपके पास दूसरा वाला एमीटर है वो किस रजिस्टर के करंट को मेजर करेगा, इस वाले रजिस्टर के करंट को मेजर करेगा। तो आपको बेसिकली बताना है कि एम मीटर जो भी रीडिंग निकालेगा उसका रेशियो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1/A2 करेंगे, यानी कि एम मीटर 1 की जो रीडिंग होगी उसको आप डिवाइड करोगे किसके साथ, एम मीटर 2 की रीडिंग के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एक ऐसा सर्किट है जहाँ पे जो हमारे रेजिस्टर्स हैं वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। माना ये दोनों आपस में सीरीज हैं, लेकिन देखा जाए तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है ना। और हम सबको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन पैरेलल में सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि जो वोल्टेज V चल रहा है वो वाला वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस भी जाएगा और इसके अक्रॉस भी जाने वाला है। ठीक है, तो वोल्टेज हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू में R। और जब हम बोल रहे हैं कि V क्या है, हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे जो रेजिस्टेंस है वो आपस में कैसे हैं, पैरेलली कनेक्टेड है, तो V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उस हिसाब से जो हमारा करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा करंट एंटायरली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, इस वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R, इसका भी कितना है, R। दोनों के बीच में कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है, तो R इफेक्टिव कितना आ जाएगा, R इफेक्टिव आ जाएगा R प्लस R यानी कि 2R। ठीक है, तो बेसिकली एमीटर करता क्या है, एमीटर हम बोलते हैं कि करंट को ही तो मेजर करेगा ना। तो ये वाला जो हमारा एमीटर होगा A1 एमीटर, ये जो करंट मेजर करेगा
ठीक है। ये जो करंट मेजर करेगा, चलो उसका हम नाम रख देते हैं, कितना होगा I1। तो हमारा जो एम मीटर है A1, वो जो करंट मेजर कर रहा है उसका नाम है I1। तो I1 किसके बराबर हो जाएगा भाई, अभी अभी हमने देखा कि V हमारा कांस्टेंट है, तो I किसके प्रोपोर्शनल है, I प्रोपोर्शनल हो गया R के, ठीक है। तो इन दोनों ही रेजिस्टर्स का जो R इफेक्टिव हो वो कितना निकल करके आया है, 2R निकल करके आया है, यानी कि इन दोनों ही रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2R, क्योंकि अल्टीमेटली करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। इन दोनों का R इफेक्टिव कितना निकल करके आया है, 2R आया है। तो इन दोनों के अक्रॉस जो करंट जाएगा, यानी कि वो वाला करंट जो कि हमारा एमीटर 1 मेजर करेगा, वो कितना होगा, I1 इज इक्वल टू 1/2R, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I1 की जगह पे हम कितना रख देंगे, 1/2R रख देंगे। अब हम जरा बात करते हैं किसकी, सेकेंड एमीटर की रीडिंग की। भाई जो हमारा सेकेंड एमीटर है वो तो क्या करेगा, सिर्फ इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट जा रहा है उसको मेजर करेगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो सेकेंड वाला जो हमारा एमीटर है वो जो करंट मेजर कर रहा है दैट इज I2, वो किसके बराबर होगा, 1/R के बराबर होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि A1/A2 कितना होगा, I1/I2। I1 कितना आया है, I1 आया है अपना 1/2R, और I2 कितना आया है, I2 आया है अपना 1/R। 1/R क्या करेंगे, अभी अभी सिखाया था, उल्टा करके ले जाओ ऊपर और मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1/2R इंटू R/1 कितना हो जाएगा, ये R से ये वाला R चला गया, बचा कितना, 1/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, I1/I2 कितना आएगा, 1/2, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, बस आपको करना क्या था, एमीटर 1 और एमीटर 2 की रीडिंग्स को क्या करना था, कंपेयर करना था, इनका रेशियो निकालना था। तो जो एमीटर 1 है वो इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जितना करंट जा रहा है उसको मेजर करेगा। जो एमीटर 2 है वो किसको मेजर करेगा, इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट जा रहा है उसको मेजर करेगा। हम देख रहे हैं कि रेजिस्टर्स जो है वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी कि जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो V कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R, V क्या होगा, कांस्टेंट, तो I किस पे डिपेंड करेगा, I इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा। तो I हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट वाले एमीटर की रीडिंग की, तो फर्स्ट वाला एमीटर जो है ना वो जो करंट मेजर करेगा उसको हम नाम दे देते हैं क्या, I1, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि I1 किसके बराबर हो जाएगा, I1 यहाँ पे क्लियरली बराबर हो जाएगा R इफेक्टिव के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो रजिस्टर्स हैं और दो रेजिस्टर्स आपस में कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो R इफेक्टिव कितना आएगा, R प्लस R यानी कि 2R। तो I1 कितना आ जाएगा, 1/2R, ठीक है। फिर सिमिलरली एमीटर 2 की जो रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी, I2 किसके बराबर होगा, 1/R के। तो हमने क्या किया, I1/I2 रख दिया, 1/2R डिवाइडेड बाय 1/R कितना हो जाएगा, 1/2, सॉर्टेड। तो आज के सेशन के लिए भाई इतना ही, और अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस को, शायद कोई और नए चैप्टर के। तब तक के लिए आप क्या करोगे, इस वाले सेशन को आप अच्छी तरीके से देखना, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका आंसर बता दूंगी आपको। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।